हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न जो आपके 50 क्वेश्चंस में कंबाइंड हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट और कंप्यूटर्स, यानी सब प्रश्न को मिलाकर के हम लोग चल रहे हैं इसी कड़ी में। और आज हमारा तीसरा पार्ट है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से। बहुत ही अच्छा साथ आप लोगों का मिल रहा है, तो प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, फटाफट से लाइक करेंगे और सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करंट का, क्या प्लास्टिक लाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किस राज्य में शुरू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोना से संबंधित है, कोविड का, और खास करके क्या है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, इसकी शुरुआत कहां पर हुई, जल्दी से कमेंट्स करेंगे साथियों। देखिए इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड के देहरादून से। कहां से? उत्तराखंड के देहरादून से, जो वहां का नगर निगम है उसने शुरू किया प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इससे दोहरा मापदंड का काम है साथियों। क्या है? कचरा यानी प्लास्टिक लोग लाएंगे और उसके बदले मास्क देगा, जिससे कचरा भी क्या होगा, दूर होगा, साफ सफाई होगी और साथ ही साथ कोविड से भी निजात मिल सकेगा। क्वेश्चन है कि राजत रंगड़ी के लेखक कौन है? राजत रंगड़ी के लेखक कौन है, या राजत रंगड़ी किसकी रचना है? कालिदास, सोमदेव, कल्हड़ या बाण भट्ट? तो आपको इसका जवाब देना होगा कि राजत रंगड़ी किसकी रचना है। जल्दी से बताएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। सुपर फास्ट तरीके से जवाब दीजिए साथियों, क्योंकि हम लोग इसमें सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे। चलिए बहुत सही साथियों, आप सभी के जवाब आ रहे हैं, जबरदस्त। तो किसकी रचना है आप सभी को पता है, कल्हड़ की है। राजत रंगड़ी किसकी रचना है? कल्हड़ की है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दमदार क्वेश्चन अगला क्या है देख लेते हैं। निम्न में से क्या जीव समुदाय का अवयव नहीं है? क्या पूछ रहा है? जीव समुदाय का अवयव निम्न में से क्या नहीं है, यही आपको बताना होगा। तो साथियों आप घटक भी जीव समुदाय है, उपभोक्ता भी जीव समुदाय है, प्रक्रिया भी जीव समुदाय के अंतर्गत आता है। क्या नहीं है? मृदा जीव समुदाय का अवयव नहीं है। क्या नहीं है? मृदा जीव समुदाय का अवयव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जवाब देना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है। 1984 में भोपाल त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन थी? यानी किस गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जो आपकी बहुत बड़ी घटना है, हुई थी? आपको बताना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? इसका तो जवाब सबको पता होना चाहिए कि T20 क्रिकेट में 1000 सिक्स लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, MS धोनी या केरन पोलार्ड? तो जल्दी से इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। 1000 छक्का लगाने वाला कौन है भैया, जल्दी से बताओ कौन है? तो क्रिस गेल है। कौन है? क्रिस गेल है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो किरण पोलार्ड है, और किरण पोलार्ड ने कितने छक्के लगाए हैं? 690। कितने? 690। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। 31 अक्टूबर को, क्या 31 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, शानदार तरीके से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व नगर दिवस, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? कमेंट फास्ट प्लीज, एक बार और जबरदस्त तरीके से शेयर करिए, अपनी संख्या को इंक्रीज करिए, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे आपके लिए बहुत ही शानदार पैकेज
सब क्वेश्चन जिसमें हर क्वेश्चन इंक्लूड है वह आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व नगर दिवस दोनों मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल जी की जयंती की उपलक्ष्य में, और विश्व नगर दिवस भी मनाया जाता है। अगर इसकी व्याख्यात्मक हल देखना हो तो आप देख सकते हैं, क्या है कि वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने 1988 के बारडोली सत्याग्रह के लिए बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल की उपलब्धि पाई। किसकी उपलब्धि पाई? सरदार की उपलब्धि पाई। उन्होंने सफलतापूर्वक भारत में 565 रियासतों के एकीकरण के लिए काम किया और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के लौह पुरुष के सिविल सेवाओं के संरक्षक संत, भारत के यूनिफायर और भारत के विस्मारक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? सिविल सेवा का संरक्षक संत, भारत का यूनिफायर और भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। किसको? सरदार पटेल जी को। वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनकी जयंती को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब से? 2014 से। चलिए, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइए। यह भी बहुत ही शानदार लाजवाब हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्या होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वीजी तिलक, पीएस मेहता, एसएस बनर्जी या एनी बेसेंट? तो साथियों इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। बहुत सही, मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया, तो आप लोग देख लीजिए इसका मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह आपको बताना होगा। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। तो वह होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। चलिए, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार, राजा भोज, अशोक, कनिष्क? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया किसने? अशोक ने। किसने? अशोक ने। चलिए, वह मानव निर्मित झील जिसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया, जल्दी से बताइए। ऐसी वह कौन सी मानव निर्मित भूमि है जिसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया? अनूप झील, सात ताल झील, सुखना झील या वैकाल झील? जल्दी से बताइए इसमें से ऐसी वह कौन सी झील है जिसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया और मानव निर्मित झील है? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। जल्दी से बताएंगे साथियों, वीडियो को शेयर करके बताएंगे। बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए, विशेष पैकेज, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पे समाहित किए गए हैं। इसका सही जवाब होगा सुखना झील। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में है। कहां है? चंडीगढ़ में है। आइए थोड़ा सा सुखना झील के बारे में भी देख लेते हैं, एक करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलिए आपके सामने है सुखना झील। देखिए क्या है, हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत सुखना झील को आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए एक मसौदा पर अधिसूचना जारी की है। सुखना झील या सुखना वेटलैंड 565 एकड़ में फैला हुआ है एवं इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 10,395 एकड़ में विस्तृत है। यह एक मानव निर्मित झील है। सुखना झील चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ों में अवस्थित एक जलाशय है। ठीक है, कहां है? चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा। मूल्य वर्धित कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मूल्य वर्धित कर का मतलब होता है वैट।
वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर, आपको बताना होगा। इसकी शुरुआत 2003 से की गई। वैट लागू करने वाला आखिरी राज्य उत्तर प्रदेश है। वैट राज्यों के द्वारा लिया जाने वाला कर है। वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य मुंबई था। आपसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए साथियों, इसकी शुरुआत 2003 में की गई, बिल्कुल सही है। आखिरी राज्य उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही है। 2008 को इसने वैट लागू किया। कब लागू किया? 2008 को। वैट राज्यों के द्वारा लिया जाने वाला कर होता है। ये आपका विकल्प सही नहीं है, क्योंकि वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य है हरियाणा। वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हरियाणा है, मुंबई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? क्या पूछ रहा है? 15वां वित्त आयोग। देखिए साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किसके? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच कर का बंटवारा करवाना। और क्या पूछ रहा है? 15वें वित्त। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी हैं। कौन है? एनके सिंह जी हैं। सर केसी नियोगी, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन? प्रथम। और 15वां वित्त आयोग कब से कब तक के लिए है? तो 2020 से 2025 तक के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब की गई? देखिए यहां से आपसे सेज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पेशल इकोनॉमी जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन का मतलब वो क्षेत्र होते हैं जहां पर मुख्य रूप से इकोनॉमी के लिए चीजों को उत्पादित किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली के आसपास की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सब सेज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा सन 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 2000 में, सेज के बारे में, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां है साथियों? जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक। किसका? वर्ल्ड बैंक का। और इसका मुख्यालय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। कहां है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जवाब देंगे। भारत में पहली बार बैंक विलय की शुरुआत कब की गई? आपने देखा होगा कि बैंकों का मर्जर होता है। यह बैंक जब घाटे में जाते हैं, अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते, तो 2 बैंक 4 बैंक को आपस में क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा कि भारत में यह प्रक्रिया कब से शुरू की गई? जल्दी से बताएं, आपके सामने विकल्प है। बहुत सही साथियों, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए साथियों, बैंकों के विलय की शुरुआत हुई 1993 में। 1993 में पहली बार पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में किसका विलय किया गया? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। पहली बार विलय पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। किसका? पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत सही, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? आपको यहां रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ब्रिक्स लिख लीजिए, BRICS। ब्रिक्स का मतलब, बी का मतलब हो जाएगा ब्राजील। कौन सा सदस्य नहीं है पूछ रहा है। आर का मतलब रशिया यानी रूस, आई का मतलब इंडिया यानी भारत। अब आप विकल्प को देखते जाइए। सी का मतलब चाइना यानी चीन, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका।
तो अब आप देख लो, इसमें एक अमेरिका विकल्प लिखा है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। कुछ नहीं रटना, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके बीच में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते चलिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आगाज हो चुका है आपके लिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2019 में, 2018 में, 2016 में या 2014 में? करंट से संबंधित क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कामधेनु योजना की शुरुआत कब की गई? चलिए देखिए, इसकी शुरुआत 2019 में की गई। कब की गई? 2019 में। तो शायद ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए हम थोड़ा इसका व्याख्यात्मक हल भी देख लेते हैं। चलिए आप जल्दी से फटाफट देख लीजिए क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना 2019 में 750 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया गया। आरकेए यानी राष्ट्रीय कामधेनु स्कीम गायों के विकास और उनके संरक्षण के लिए काम करता है। हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 12 अक्टूबर 2020 को कामधेनु दीपावली अभियान नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया है। क्या? कामधेनु दीपावली अभियान। देखिए, कामधेनु दीपावली अभियान शुरू करने का मतलब यह है कि दीपावली में जितने भी हम लोग प्रोडक्ट का यूज करें, देखिए आप लिखा होगा, इसका मुख्य उद्देश्य दीपावली के मौसम के दौरान गोबर के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसका गठन सरकार ने फरवरी 2019 में किया था। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन की भाग के रूप में काम करता है। और अगर देखना चाहें तो यह मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरके गाय और उनकी संतान और मवेशी विकास योजनाओं के लिए शुरू की गई है। यह एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय है, ठीक है ना। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत में गायों की कम उत्पादकता के कारण दुनिया में 50% औसत दूध है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? देखिए साथियों, डिसीज से संबंधित भी क्वेश्चन हम सब के एग्जाम में आते हैं, इसलिए हर एक टॉपिक में, हर एक आपके प्रैक्टिस सेशन में डिसीज यानी आपके बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन एक को रखा गया है। आपके ज्योग्राफी बायोलॉजी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए या विटामिन के? तो यह बहुत ही चर्चित, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किसके कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? चलिए बताइए, करंट खेल की दुनिया से संबंधित क्वेश्चन है कि 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो नाम क्या है? राफेल नडाल। क्या है? राफेल नडाल। तो आइए थोड़ा इसका व्याख्यात्मक हल देखने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि राफेल नडाल ने 2020 का फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता। क्या है कि राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। विमेंस सिंगल में पोलैंड की इगा स्विटेक ने इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर के इतिहास रच दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र में कहां की? पोलैंड की इगा स्विटेक। कौन? इगा स्विटेक ने यह चैंपियन जीता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी भी बन गई है। पोलिश का मतलब पोलैंड की निवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? यह तो बहुत ही शानदार, बहुत ही सस्ता, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसका जवाब सबको आना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत सही साथियों, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। एक बार आप लोग जल्दी से शेयर भी करेंगे ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके बीच में उपलब्ध हो रहा है। शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, तो आपको सबको पता होगा कि बाबर ने ही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके क्या किया था? मुगल शासक की या मुगल शासन की नींव रखा था। चलिए आइए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? कहने का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, मुख्य चुनाव आयुक्त देगा, या भारत के प्रधानमंत्री को देगा? तो जल्दी से बताइए। देखिए साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये आप सबको पता है। देखिए आपका ब्लैंक यहां पे छोड़ दिया गया है और कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? उमानदी, माजुली, बावनी, मुयुनरो। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है कौन? माजुली। माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अच्छा, द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको द्वीप बोलते हैं। जिसके 3 ओर जल हो, किसके? जिसके 3 ओर जल हो, मतलब यहां जल हो, यहां जल हो, उस क्षेत्र को बोलते हैं पारद्वीप। ठीक है, उसको पारद्वीप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन अनुशंसित करता है? आपसे पूछा है एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बताइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन अनुमोदित करता है? किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या माप और तौल आयोग? देखिए साथियों, किसानों के उपज में वृद्धि करने के लिए सरकार सपोर्ट के रूप में समर्थन मूल्य जारी करती है, इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है उस मूल्य पर, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों के समस्त उपज को खरीदने के लिए तैयार हो, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। सरकार कुल मिलाकर 24 फसलों के लिए 24 फसलों के लिए क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है, इसमें सीखना है गन्ना के लिए एमएसपी जारी नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है, गन्ना के लिए एमएसपी नहीं होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो साथियों देख लो, थोड़ा आपका टाइम जरूर लगेगा लेकिन कभी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। गन्ना के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत जारी किया जाता है। उचित एवं लाभप्रद कीमत, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। उचित एवं लाभप्रद कीमत जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है?
तो भारत की ऐसी वह कौन सी टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? अमल राज, सानिया मिर्जा, सुतीर्था, पोलोमी घटक। तो आपको बताना होगा कि ऐसी वह कौन सी टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है। कौन है तो बताइए। तो है भैया पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी पोलोमी घटक। पोलोमी घटक कहां की हैं? तो पोलोमी घटक है पश्चिम बंगाल की। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में ओलंपिक में जाने वाली ये खिलाड़ी हैं। आइए आपके सामने लिखा होगा, क्या लिखा कि पोलोमी घटक का जन्म 1983 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत की सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक उनको जाना जाता है। वो पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार ओलंपिक में महज 16 साल की उम्र में खेली थी। पोलोमी ने 1992 में टेनिस कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2006 के सैफ खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक भी जीता था। 2006 में राष्ट्रमंडल, 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियन में कांस्य पदक भी जीता था। इसके अलावा 2010 में हुए कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीता। 2012 के एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का सफर भी तय किया था और इनका नाम है पोलोमी घटक। ये टेबल टेनिस की बहुत ही शानदार खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो कहां स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो जो आइंस्टीन महोदय हैं उनको नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। चलिए आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बार शेयर करिएगा सभी लोग, शानदार तरीके से अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चला है और आपके जोश से ही हमारा जोश है, इसीलिए सभी लोग शेयर करेंगे। और प्रत्येक दिन 8 बजे शाम जबरदस्त पैकेज के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं और होते रहेंगे ताकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? देखिए साथियों, वित्तीय समावेशन पूछ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पहली बात, कुछ लोग जल्दी में होंगे, थोड़ा जल्दी में न रहो। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है वित्त का पहुंच, लोगों तक वित्त का पहुंच या लोगों तक बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार, यही होता है वित्तीय समावेशन। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना बिल्कुल सही बात है, वित्तीय सेवाओं का उद्देश्य है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना बिल्कुल है। क्या पूछा है? कौन उद्देश्य नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, यह है कि बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भैया जब बैंकिंग संरचना को हम सिकोड़ लेंगे तब लोगों को बैंकों के साथ जुड़ाव कैसे होगा? इसका मतलब है वित्तीय समावेशन का उद्देश्य बैंकों को सिकोड़ना नहीं बल्कि फैलाना होता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को सिकोड़ना नहीं अपितु फैलाना होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। आपको बताना होगा कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया वह किस लिए अपनाया गया था? लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था होती है और इसीलिए अपनाई भी गई थी। किसके लिए? शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है संघ और
देश के सबसे छोटे तकवा जो पंचायत है उसका जुड़ाव होना। चलिए आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए समय समय पर इसमें चीजें बदलती रही, लेकिन अब आपको प्रत्यक्ष जवाब देना होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन कौन कर सकता है। जल्दी से जवाब दीजिए। शानदार। लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, संसद कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन अगर कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की बात आएगी तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? संसद को दी गई है। चलिए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो आपको बताना होगा जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितने अंश अपने अक्ष से कितने अंश झुकी होती है सदैव। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बताएंगे कितनी झुकी होती है? 23 सही 1/2 अंश यानी 23.5। तो आपको बताना होगा कितनी। डी विकल्प आपका सही है। कौन सा? डी विकल्प। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर झुकी होती है। ये ज्यादातर लिखा नहीं होता, ज्यादातर क्या लिखा होता है? 23 सही 1/2 अंश झुकी। हम सबको पता है और झुकाव के कारण इसका आकार उभरा हुआ है जिसको जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? ऐसी वक्त 4 नदियां दी गई हैं और पूछ रहा है किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब और व्यास। ये पंच नदी का हिस्सा है। जल्दी से बताइए कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? चलिए साथियों, कौन सी नदी? तो सतलज नदी। अब इनको सतलुज भी लिखा जाता है और सतलज नदी पर ही कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध। एकदम नोट करते रहिएगा, अपने आप को जांचते रहिए, परखते रहिए। भाखड़ा नागल बांध कहां पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध स्थित है सतलज नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऐसा किसने कहा था? कौन से विचारक ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। चलिए, तो ऐसा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक है? एकदम नोट कर लिएगा। वी चिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वी चिरोल ने कहा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। परम शून्य स्थित होती है कहां पर? नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में या अनुपातिक स्केल में? परम शून्य की बात कर रहा है तो जल्दी से बताइएगा। परम शून्य जल्दी से बताइए कहां होता है? देखिए अनुपातिक स्केल में होता है। कहां होता है? अनुपातिक स्केल में। सर मुद्दा आता है कि परम शून्य क्या होता है? देखिए परम शून्य वह स्थित होता है जिसमें किसी भी तत्व का गुण अस्तित्व विहीन हो जाता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। क्या हो जाता है? अस्तित्व विहीन हो जाता है गुण। या अनुपातिक स्केल पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? ये आपके कंप्यूटर का प्रश्न है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या रोम? जल्दी से बताइए कि प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं?
चलिए, किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोम को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। किसको? रोम को। आइए थोड़ा सा रोम के बारे में देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कंप्यूटर की संरचना के अनुसार मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए डाटा और प्रोसेस डाटा को अपने पास रखता है। जाहिर सी बात है, मेमोरी का काम ही है डाटा को अपने पास संरक्षित करना। मेमोरी में डाटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध भी हो जाते हैं। इन्हें प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। किसको? रोम को। यह दो प्रकार की होती है, क्या? रैम और रोम। चलिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं रैम को। आइए, बांस आपसे पूछ रहे हैं, बांस किस कुल का पौधा है? यह आप सबको पता होना चाहिए कि बांस किस कुल का पौधा है। वृक्ष है, घास है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बांस है क्या? जल्दी से आंसर देंगे साथियों। तो बांस एक घास कुल का पौधा है और सबसे लंबी घास, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी घास क्या है? तो सबसे लंबी घास है बांस। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी हो सकता है, जंगलों में भी होता है। चलिए, बांस एक घास कुल का पौधा है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। देखिए शहद का जो मुख्य घटक है वो फ्रक्टोज है। मुख्य घटक की बात कर रहा है, हालांकि इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है। आपको दिखा देता हूं, शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, शर्करा भी पाई जाती है, जिसके कारण यह मीठा होता है। मुख्य घटक तो फ्रक्टोज है, लेकिन ग्लूकोज, शर्करा भी पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यह मीठा होता है। चलिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का मतलब है जिसके बारे में क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सोचते हैं, दोनों काम करते हैं। तो आपको बताना होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, पथकर, सट्टेबाजी और जुआ। क्या पूछ रहा है? कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण, अगर जनगणना की बात करता, समझिएगा, जनगणना की बात करता तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इसमें दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल। आपको बताना होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो कौन है? जल्दी से बताइए। 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू कहां की राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश की। कहां की? उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? क्या? केंद्र में द्वैध शासन आपको बताना होगा किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? 1909, 1919, 1935 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब। चलिए, तो कब? 1935 के अंतर्गत। और प्रांतों में कब लागू किया गया था साथियों? तो प्रांतों में लागू किया गया था 1919 के अंतर्गत।
प्रांतों में और केंद्र में 1935 के अंतर्गत। आइए थोड़ा और इसके बारे में गहराई से देख लेते हैं, चीजें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की जगह केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया, जिसके द्वारा प्रांतों को पहली बार स्वायत्तता प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी और वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की ओर से करता था। ठीक है, प्रांतों के लिए। चलिए आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बताइए, अभी क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए, आपको बताना होगा कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत सही जवाब आ रहा है, क्या? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बहुत सही साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, शानदार तरीके से शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लासेस पहुंच सके। क्योंकि एक संपूर्ण पैकेज आपने ध्यान से देखा होगा, तो एक विस्तृत और संपूर्ण पैकेज इसमें समेटा गया है, ताकि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, कंप्यूटर, सब के क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां पर इंक्लूड हैं। आपके एग्जाम के औसत को देख करके किया गया है। चलिए, अगर और देख लीजिए, तो कांग्रेस का अधिवेशनों की बात कर लें तो प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में 28 दिसंबर 1985 को डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। द्वितीय कलकत्ता में, और तृतीय चतुर्थ कहां हुआ था? आप इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूलियस के थे, बदरुद्दीन तैयबजी जी तीसरे अधिवेशन यानी 1887 में अध्यक्ष थे। कब? 1887 में। चलिए, बीसीडी का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना होगा। बीसीडी का पूरा नाम जल्दी से बताइए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बीसीडी का पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कंट्रोल डेसिमल, बाइनरी कोड डिवाइस, या बाइट कोडेड डेटा। बीडीसी का पूरा नाम आपके कंप्यूटर के हिसाब से क्या है? जल्दी से बताइए। क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी कोडेड डेसिमल है बीडीसी का पूरा नाम। चलिए, एक बार सभी लोग शानदार तरीके से और शेयर करिएगा। HTML में लिंक विशेषता का अर्थ क्या है? HTML में लिंक विशेषता वर्टिकल लिंक है, एक्टिव लिंक है, वर्चुअल लिंक है, या विजिटेड लिंक है? जो लिंक आता है HTML में, वह कौन सा लिंक है? जो वी लिंक आता है, जल्दी से बताइए, वी लिंक क्या है? वी लिंक का पूरा नाम क्या है? तो वी लिंक का पूरा नाम है विजिटेड लिंक। जो विजिटेड लिंक लिखा हो वहां पर आप इसको सही कर दीजिएगा। क्या? विजिटेड लिंक। देखिए साथियों, आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों से भागते हैं, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। यहां से भी आपके एग्जाम में शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार, सहज और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्या पूछ रहा है? जल्दी से बताइए। पूछ रहा है, इनमें से कौन समग्र विशेषता है? क्या समग्र विशेषता क्या है? लिंग, जन्म दिवस, आश्रितों की संख्या, या उम्र? ये आपके जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि समग्र विशेषता क्या है। तो समग्र विशेषता जो है वो क्या होता है? जन्म दिवस होता है। क्या होता है? जन्म दिवस को समग्र विशेषता कहा जाता है, जैसा कि आप उत्तर भी देख रहे हैं। HTML क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, लो लेवल भाषा है, या एक मशीनरी भाषा है? तो आपको बताना होगा HTML क्या है। क्या है?
तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग भाषा है। बहुत ही शानदार साथियों, एक बार आप लोग शेयर करेंगे और यह क्वेश्चन बताएगा। इकोनॉमिक्स से शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आपके सामने प्रस्तुत है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? मृदा संरक्षण से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से या बाढ़ पीड़ितों के सहायता से? बताइए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से। किससे? दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से, जिसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और रही बात श्वेत क्रांति के जनक की, तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्च में रंग का विकास किस कारण होता है? जो मिर्च में रंग होता है उसका विकास किस कारण होता है? लाइकोपाइन के कारण, कैप्सेंथिल के कारण, पेप्सेंसिन के कारण या बीटा कैरोटीन के कारण? तो बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं आजकल कि मिर्च का रंग किस कारण होता है? जल्दी से बताएं प्लीज। किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण मिर्च का रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इसमें से ऐसी वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है? जल्दी से बताइए। ओडिशा, कोंकणी, भोजपुरी, असमिया। कोंकणी कहां की भाषा है भाई? गोवा में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है? कोंकणी ही है। तो आपको बताना होगा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ओडिसी या ओडिशा वाली लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। एक बार और सभी लोग शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक फैलाएंगे, क्योंकि आप सबको पता। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। गोवा की स्वीकृति भाषा क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49। एक क्वेश्चन इसके बाद शानदार तरीके से और बचा हुआ है। आपको बस अब यही चाहिए कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दें। और आप सभी को पुनः बता दे रहा हूं, प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे एक जबरदस्त जीएस का पैकेज, जीएस का जबरदस्त पैकेज, जिसके अंतर्गत आपको जीएस के हर सब्जेक्ट विद करंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत ही शानदार है आप सबके एग्जाम के लिए। इसका जवाब आप सभी लोगों ने सही दिया, क्योंकि मैंने पहले इसको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? यह आपको बताना होगा कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह हमारे यहां कौन है? चीनी तिब्बती है। चलिए साथियों, आपका आंसर रहा चीनी तिब्बती। मेरे प्रिय साथियों, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपके बीच में मैंने प्रोवाइड कराए। अब कल ठीक 8 बजे पुनः हमारी और आपकी मुलाकात जरूर होगी, विशेष 50 प्रश्नों के साथ। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।